आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव नशरियात में आपके साथ शामिल। और अभी तक दिन भर की क्या सूरत हाल रही, उसमें हम पहली खबर आज ले रहे हैं कावूसा नारबल की। सुबह सुबह दिल दो वाक़े की खबर मीडिया तक पहुंची और ख़बर यूं बताई गई कि नारबल में एक नौजवान सुबह सुबह घर से निकला था, काम पे निकला था। करीबन 32 साल का ये नौजवान महराजुद्दीन पीर के नाम से जाना जाने वाला जम्मू कश्मीर बैंक के खिदमत सेंटर में ये प्राइवेट के तौर पे काम करता था, लेकिन वो उसकी मौत वाक़ा हुई है। मौत वाक़ा हुई गोली लगने से, और ये सीआरपीएफ की गोली लगने से उसकी मौत वाक़ा हुई है। इस खबर के मिलते ही मामलात को जांचने और परखने की कोशिश की गई, तो उस बीच में सरकार का स्टेटमेंट भी आया इस मौत के हवाले से। और सरकार ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये गलत रॉन्ग साइड से सड़क के चल रहा था। दो नाकों इसको नाके पे रोका गया, पहले नाके पे रोका गया, मुश्तबा हालत में था, रोका गया तो उसके बाद ये नहीं रुका। दूसरे नाके पर मजबूरन जब रोका गया तो नहीं रुका, तो मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे इसकी मौत वाक़ा हुई। ये सरकार का बयान, सरकारी तर्जमान का बयान, लेकिन बयान मुकामी लोगों का कुछ इसके मुतसिल मुखालिफ ही था। मुकामी लोग इसकी हलाकत पर, इसके मारे जाने पर आज हंगामा बर्पा किए हुए थे। इलाके में ज़बरदस्त गम गुस्सा देखा जा रहा था। ख़वातीन सीना खूबी करते हुए बाहर निकली हुई थी और इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। ये ख़वातीन का, मुकामी लोगों का इल्ज़ाम। लेकिन मान जानकार एक्सपर्ट से, चाहे वो पुलिस को या दूसरे, वो भी इस हवाले से अपने अपने ख़यालात का एक अलग अलग अंदाज में ख़यालात का इज़हार करे थे। अक्सर एक्सपर्ट्स की राय यही थी कि माना उसने खुद गर्जी की, उसने एसओपी उसने नहीं माना, वो रुका नहीं, नाके पे नहीं रुका। लेकिन क्या फोर्सेस के पास एसओपीज़ नहीं है? वो एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। और एसओपीज़ में गोली उसके सीने में लगी थी, गोली उसके शोल्डर को लगी थी। तो एसओपीज़ में भागने वाले के सीने पे गोली नहीं मारी जाती है, भागने वाले के शोल्डर पे गोली नहीं मारी जाती है। तो एसओपीज़ का फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत पहले से कश्मीरी इसी का रोना रोते आए हैं कि एसओपीज़ का फॉलो नहीं किया जाता है कश्मीर में। और आज भी एक और मौत एसओपी का फॉलो न करने पर, एक और घर का चिराग आज गुल हुआ, और वो इस वजह से हुआ कि एसओपीज़ का फॉलो नहीं किया जाता है। ये एक पहलू तस्वीर का, लेकिन इसी तस्वीर के दूसरे पहलू पे हम चलेंगे तो दूसरा कहर भी कश्मीर में बराबर बरपा है। दूसरा कहर आपको याद होगा, कल का दिन और कल के दिन अब तक की सबसे बड़ी तादाद जो पॉजिटिव केस की है वो निकल के आई थी। और कल 50 से ज़ायद की तादाद ने रोंगटे खड़ा कर दिए थे। और इसी तादाद में कल सबसे ज़्यादा तादाद जो कुलगाम की निकल के आई थी। और कुलगाम के हवाले से बहुत से लोगों को अब मालूम हो ही चुका होगा कि जो कुलगाम में तादाद पॉजिटिव निकली है उनमें दो रोल हैं। एक कि वो बाहर से, रियासत के बाहर से आए, और दूसरा एक और का बताया जाता है जो हमें वहाँ जाके मालूम हुआ कि एक बच्चा था जिसको पॉजिटिव केस निकला, उसको क्वारंटीन करने लिया जा रहा था। उसके पास बैग भी था, बैग में चार्जर था, और इसने जब क्वारंटीन के लिए जाना पड़ा तो इसने पहले अपना चार्जर निकाल के अपने कज़न को दिया कि चार्जर संभाल के रखिए, और उसके बाद अपना बैग भी उठा के दिया कज़न को, और कज़न ने ये चार्जर दूसरे के हवाले कर दिया, दूसरे ने तीसरे के हवाले कर दिया। तो यूँ एक चार्जर जो है, जो मोबाइल चार्जर है, ये कैरियर बना इस वायरस का, और उसकी वजह से वहाँ पर ये सूरत हाल बनी। ये कुलगाम की बात, और कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन कुलगाम की यह हालत ज़ार हो भी सकती है, क्योंकि कल शाम को जब ये सारी सिचुएशन यहाँ पे हमने देखी तो हम इलाके में गए, हम कुलगाम गए, और कुलगाम जाते जाते हम सबसे पहले तारिगाम पहुँचे। और तारिगाम में हमने जो कुछ भी देखा तो हमें तब यकीन हो गया कि यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग कहीं थी, ना कहीं मास्क वगैरह थी, ना कोई ख्याल रखा था। दुकानें खुली थी, मार्केट खुला चल रहा था, और दुकानें और मार्केट के चलते चलते वहाँ हर कोई कोविड के नामो निशान से न परेशान था, न इसके बारे में कुछ जानता तक था। अंदाज़ा ऐसा हो रहा था पूरी तरह से कोविड के ख़िलाफ़ कोई बात ही नहीं हो रही थी। बुज़ुर्ग भी दुकानों के बाहर बैठे हुए थे और वहाँ पे गपशप हो रही थी। बच्चे भी कुछ जगहों पर क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग सड़क पे घूम रहे थे। ये सूरत हाल कुलगाम के तारिगाम की थी। लेकिन जब हम तारिगाम से आगे निकले तो हमें दूसरा पड़ाव मिला मंजगाम का। और मंजगाम की सूरत हाल जैसे ही हम अंदर, रोड से अंदर जाने लगे तो सड़क पर एक बड़ा दरवाज़ा सा बनाया गया था, और ये फोर्सेस का दरवाज़ा बनाया हुआ था, पुलिस का दरवाज़ा बनाया हुआ था। यहाँ से बताया जाता था कि नो मैन्स लैंड है, यानी नो एंट्री है यहाँ पे। लेकिन अंदर की सूरत हाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये थी अंदर की सूरत हाल। ये मंजगाम है। मंजगाम कुलगाम का एक मशहूर कस्बा भी है, और यहाँ इसके साथ ही अच्छाबल का दूसरा गाँव है जहाँ पे करीबन 16 से ज़ायद केस आए हुए। और ये रेड जोन एरिया का इलाका है। रेड जोन में आप देखिए
मज़ा वाली बात यह है, ये देखिए आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दुकानों के बाहर किस तरह से लोग बैठे हैं, सब कुछ आपको नज़र आ ही रहा होगा। दुकान खुले हैं, सब कुछ कामकाज चल रहा है। ये कुलगाम की सूरत हाल हमारे साथी जाहिद मलिक आपको दिखा रहे हैं। सिचुएशन क्या थी कुलगाम में कल के दिन के हवाले से, कल शाम की ये तस्वीर है। और यहाँ पे ये दुकान में ज़रा गौर करिएगा कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है। और ये तस्वीर खुद कहानी बता रही है, पूरी तरह बता रही है कि यहाँ कोविड कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब मज़े की बात एक और, यहाँ कोई पुलिस का एहलकार नज़र नहीं आया, यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एहलकार नज़र नहीं आया। हम परेशान हुए। रेड जोन एरिया है और प्रशासन कहें, सरकार कहें या WHO गाइडलाइंस कहें, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ सरकार को एक्टिव रहना है, सरकार को यहाँ पहुँचना है, सरकार को यहाँ राशन तक पहुँचानी है। लेकिन बाहर जो भीड़ लगी हुई थी उसके बारे में हमें यही मालूम हुआ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला कुछ और ही है। यहाँ दो ग्रुपों के दरमियान अनाकनी है और उस अनाकनी में जान पे बन आई है मंजगाम और कुलगाम के लोगों की। मुकामी लोगों से हमने बात की, जाहिद से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं। हमने वहाँ के एक शख्स से बात की, ज़रा देखिए वो क्या बताता है, क्या है सिचुएशन इलाके की। तौर पे रेड जोन करार दिया जा चुका है और यहाँ पे एंट्री के लिए बाज़ाब्ता तौर पे गेट भी बनाया गया है। लेकिन अंदर का क्या हाल है ये जरा देखिए, आबिद दिखा रहा है ये हाल अंदर का। यहाँ पे किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल ये मंजर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, मंजगाम कुलगाम का ये गाँव है और यहाँ खुलेआम सब कुछ हो रहा है। यहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, लेकिन जैसे इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया उसके साथ ही यहाँ से डिप्लॉयमेंट जो है वो चले बद निकाली गई और यहाँ के लोगों को राम भरोसे ही छोड़ा गया। कोई ख्याल नहीं और कोई पूछने वाला नहीं, अपनी मर्जी का सब कुछ कर रहे हैं और मर्जी का करते हुए यहाँ पे आज जिस तरह सब लोग जानते हैं कि आज 15 के केसेस, 28 कुल जो केस हुए उनमें से 15 के केस इस इलाके के से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ के शिराज मेरे साथ मौजूद है। शिराज, मैं जानना चाहूँगा आपके ये इलाका कब से रेड जोन करा दिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी टीम गुलिस्तान टीम यहाँ तशरीफ़ लाई हमारे इस रेड जोन एरिया में जिसका नाम है मंजगाम। 3 दिन पहले इस गांव को, इस एरिया को रेड जोन करार दिया गया। तो तब से लेके जो ही ये रेड जोन करार दिया उससे पहले 24 घंटे डिप्लॉयमेंट होती थी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह की। लेकिन जो ही ये रेड जोन का इलाका करार दिया गया तब से लेके आज तक कोई पुलिस वाला न सड़क पे है न कोई इंतजाम है। आप देख रहे हैं कि लोग खुलेआम घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पासो लिहाज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि आपने हमें खुदा के रहमो करम पे छोड़ा है, मेहरबानी करके कम से कम ये तो देखिए कि यह हमारा इलाका रेड जोन है और इसमें कम से कम पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से मेरी यही गुजारिश होगी कि खुदारा हमें अल्लाह के रहमो करम पर ना छोड़े। ये एक डिजास्टर साबित हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आज जहां तक न्यूज़ का ताल्लुक है 28 केस निकले डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, जिनका ताल्लुक ज्यादातर इसी गांव से है और मुल्क के इलाकों से है। आप देख रहे होंगे आपकी टीम ने ये कवर अप किया होगा कि यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, ये आपने देखा रेड जोन का इलाका और रेड जोन में किस तरह से रेड किया जा रहा है, कानून की कितनी खिलाफ वर्जी वहाँ पे हो रही है, WHO की गाइडलाइंस की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है और इंतज़ामिया यहाँ दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह हमने पहले भी बताया कि हमें मुकामी हवालों से भी मालूम हुआ कि यहाँ इंतज़ामिया के दो ग्रुपों के आपस में नहीं बन पा रही है और उस नहीं बन पा रहे में एक हुक्मनामा जारी करता है, दूसरा उसको तोड़ देता है, दूसरा हुक्मनामा जारी करता है तो दूसरा उसको तोड़ देता है। तो इस सारे के बीच में कुलगाम की आवाम फंसी हुई है। ये कुलगाम की बात, लेकिन कुलगाम में हमने बहुत से लोगों को देखा जो खिदमत खलक के जज्बे के तहत काम भी कर रहे थे। बहुत से जवानों को हमने देखा क्वारंटीन सेंटरों को वो वहाँ तक पहुँच रहे थे और जिन क्वारंटीन सेंटर्स में खुद सरकार के वो मुलाजिम जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं वो वहाँ पे काम करने से डरते हैं, बाहर रहते हैं। ये नौजवान वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स तक खिदमत करते थे, चाहे वो उनके खाने पीने का पहुँचाने का काम हो या दूसरे काम, सैनिटाइज करना हो, क्वारंटीन करना हो, जो कुछ भी है
मुकामी लोग बढ़ चढ़ कर मदद भी कर रहे थे और काफ़ी खुशी का इजहार किया जा रहा था जब उन लोगों के हमने काम भी देखा। लेकिन इस सारे के बीच में और भी मुद्दे हैं। एक मुद्दा और है कि मुल्क से मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार काम क्यों नहीं कर पा रही है, और जहां कुछ लोगों को लाया गया है लेकिन जिस पैमाने पर लाने का काम करने की ज़रूरत है उस पैमाने पर नहीं हो रहा है, हर किसी का यही कहना है। और इस सारे के बीच में पहला एक सवाल ये भी उठा था कि सरकार ने नोडल अफसर्स तैनात किए, हमने कई बार उस पर खबरें भी की, और ये नोडल अफसर्स ने अपने फ़ोन क्यों बंद रखे। तो हमने कुछ लोगों से बात की, उनसे जानकारी की, ऑन रिकॉर्ड किसी ने नहीं बताया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास यही खबर निकल के आई कि यहां पर भी तुरमखानी वाला मामला फंसा हुआ है। यानी सरकार ने नोडल अफसर तैनात किया लेकिन नोडल अफसर के दायरे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। मूवमेंट पास बनाना है, सपोज मान लेते हैं दिल्ली में नोडल अफसर तैनात है, उसको कश्मीर के लिए बच्चों को निकालना है, उसको गाड़ी ट्रांसपोर्ट कौन देगा? जम्मू कश्मीर की सरकार देगी, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता है। और उसके साथ साथ अब उसको मूवमेंट, अब वो कहीं से गाड़ी वगैरह वहाँ की सरकार से मिल के काम करे, वो उससे इजाज़त चाहे वहाँ की सरकार से, उससे गाड़ी अरेंज करे, लेकिन उसके बाद उसको मूवमेंट पास के लिए बाज़ाब्ता तौर पे पहले चिट्ठी लिखनी है होम सेक्रेटरी होम को। तो जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरी होम बैठेगा, वो चिट्ठी को पढ़ेगा, उसके बाद उसका जवाब देगा मूवमेंट पास देता हूँ या नहीं देता हूँ, ये उसकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। तो यूँ इख्तियारात उसको इतने दिए गए हैं कि उसको दिल्ली में रखा गया है, नोडल अफसर का नाम दिया गया है, या दूसरी जगह पर रखा गया है जिस एरिया में उसको रखा है उसको सिर्फ नोडल अफसर का नाम दिया गया है, उसके हद इख्तियार में रखा कुछ नहीं है। यूँ उसको हम फ़ोन जो करते हैं वो भी खानापुरी के तौर पर फ़ोन उठाता है, भरोसा देता कि करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है। जब करता नहीं है, जब कर नहीं पाएगा तो करेगा क्या? ये वो मामला। और इस सारे के मामले के बीच में कहते हैं कि मामला सिर्फ दो के पास रहता है, चीफ सेक्रेटरी के पास, होम सेक्रेटरी के पास और एलजी के पास। और चीफ सेक्रेटरी और एलजी से बात तो मामला अलग, लेकिन होम सेक्रेटरी के हवाले से कहा जाता है कि उसको बाकी मामला की फुर्सत ही नहीं है कोविड से। बाकी अभी कावानीन कश्मीर के बहुत सी तरमीम करनी है तो उसमें बिजी रहते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनी है, बहुत कुछ बदलना है, तो उस बदल में अभी फ़िलहाल वो उसके साथ बिजी हैं, कोविड के हवाले से उसके पास ज़्यादा फुर्सत नहीं है। ये एक पहलू। लेकिन इस सारे के बीच में एक और मामला भी सामने आया है। हमें कुछ लोगों ने झारखंड से आज फ़ोन कर किया, और झारखंड से फ़ोन करते हुए उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आना चाहते हैं, उन्हें वहाँ से ट्रेन भी सरकार ने शुरू कर रखी है, लेकिन वो हैं जमशेदपुर में और ट्रेन चलेगी रांची से। और आपको बताते चलें करीबन 250 किलोमीटर का सफ़र है रांची से जमशेदपुर का। तो ये 250 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय होगा, पहले यही सवाल है, क्योंकि उन्हें जमशेदपुर से रांची पहुँचना है, तो रांची पहुँचने के बाद उन्हें ट्रेन मिलेगी। जमशेदपुर से ट्रेन नहीं है, जमशेदपुर से कोई राब्ता नहीं है। तो जब जमशेदपुर से ट्रेन वो लोग रांची नहीं पहुँच सकेंगे तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे वो आगे के कश्मीर के लिए? तो ये भी एक वहाँ पे भी पेच फंसा हुआ है कि रेलवे स्टेशन तक या बस स्टेशन तक कैसे पहुंचा जाए। इस सारे के बीच में कश्मीरी ज़रा ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको परेशान कई जगहों पे किया गया है। और ख़ास बात है, जिस तरह से कुछ मीडिया प्रोपगेंडा चैनल्स ने कश्मीरियों के तय जो प्रोपगेंडा शुरू किया, उसमें कश्मीरी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कई जगहों पर उनसे उनकी मदद की जाती है। बहुत सी जगहों से हमें खबरें आई कि वहाँ जो उनके गैर मुस्लिम भाई थे उन्होंने मदद की, या वहाँ के लोकल बाशिंदों ने मदद की। और हमें सुबह सुबह ये भी एक शख्स ने हमें बात कराई, वेस्ट बंगाल में एक फैमिली के साथ, वहाँ पे एक कश्मीरी था, वो नॉन मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बच्चे को वहाँ के कॉलेज में था, उसको इस लॉकडाउन के दौरान अपने घर में रखा था, और वो बच्चा भी खुद कहता था कि मुझे अपने घर जैसा प्यार यहाँ भी महसूस हो रहा है। तो इस तरह की फैमिलीज़ हर जगह पे हैं, लेकिन जो प्रोपगेंडा मीडिया जो कर रहा है उस तरह के लोग भी हर जगह हैं। तो ख्याल रखेगा, अच्छे लोगों के साथ ही ज़्यादा बनाए रखेगा। ये प्रोपगेंडा वाले जो हैं इनसे थोड़ा सा अगर दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, उनको उस बहकावे में ना आए। वो सभी के लिए है, वो हर मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी बात है कि जो प्रोपगेंडा वाले हैं उनके प्रोपगेंडे में ना आए, सही खबर हो वही सुने, बाकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो मामला। लेकिन इसके साथ एक और मामला कश्मीर में गर्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शन से, और केजरीवाल सरकार ने इंप्लीमेंट भी किया है कि कोविड के मामला के दौरान प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों से फीस लेनी चाहिए, फीस लेनी होगी। और इस पर कल एक बयान भी आया है, और उसी चीज़ को लेकर कश्मीर में आज बहुत से लोग सवाल उठा रहे थे कि इन हालात में फ़ीस कैसे दी जा सकती है। इन हालात में बिल्कुल फ़ीस नहीं दी जा सकती है, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम तो फ़ीस दे सकता है ना, जो इसने इस कोविड के दौरान अपनी तनख्वाह ली। वो बैंक मुलाजिम भी अपनी तनख्वाह में फ़ीस तो दे सकता है जिसने इस दौरान मुलाजमत पर गया, अपनी तनख्वाह ली। और उसके साथ साथ वो मेडिकल शॉप वाला भी, दुकान वाला भी अपनी तनख्वाह अपने बच्चों की फ़ीस दे सकता है ना।
कि जिन्होंने इस दौरान काम किया, और वो भी दे सकता है। वो ग्रॉसरी वाला भी जो मोहल्ले में मार्केट में खुला था, जिसने अच्छा खासा काम किया, और वो चिकन वाला तो 2-4 बच्चों की ज़्यादा फीस दे सकता है, क्योंकि उसने 300 का चिकन तो 600 में ज़रूर बेचा है। गोश्त वाले की भी यही हालत थी। तो ये लोग तो दे सकते हैं, हाँ, हर कोई नहीं दे सकता है। बहुत से लोग हमारे माशरे में हैं, हमारे स्टेट में हैं, हमारे यहाँ हैं जो फीस नहीं दे सकते, लेकिन उनको पहले एग्जाम तो नहीं करना चाहिए, उसके बाद की बात की जा सकती है। जो लोग हैं उस हवाले से, स्कूलों के हवाले से हम बताते चले, हमने कल ही आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। और आज हमारे साथी मीर हिलाल हजूरी से बात करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जीएन वार ने बताया कि नहीं, किसी की तनख्वाह नहीं मारी जाएगी। कुछ मामला थे, आगे पीछे हो सकता है, और वो हर जगह इन दिनों हो रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, लेकिन तनख्वाह किसी की नहीं मारी जाएगी। तनख्वाह सबको मिलेगी और इस पीरियड की भी मिलेगी, क्योंकि स्कूलों के पास एक अच्छी खासी रकम जो होती है डोनेशन के तौर पर आती है, जो बच्चों का एडमिशन होता है, तो उसे गुजारा किया जा सकता है। लेकिन हमारे जो बड़े स्कूल हैं, जो अपने आप को बड़े कहते हैं, उनका सुबह सुबह आपको भी मैसेज आ गया होगा कि आपका लिंक उन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा आपके व्हाट्सएप पे, उसमें अगर आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं कि आप अपनी फीस इसमें जमा करा दीजिए। तो उन बच्चों से कौन पूछे, उन स्कूलों से कौन पूछेगा? हम बात करें डीपीएस से कौन पूछेगा, हम बात करें कॉन्वेंट से कौन पूछेगा, हम बात करें जो दूसरे स्कूल हैं, जो मिशनरी स्कूल अपने आप को कहते हैं, उनसे कौन पूछेगा कि फ़ीस के मामले में, बिस्को की बात हम करें फ़ीस के मामले में। और इन स्कूलों के बारे में आपको नाज़रीन शायद जानकारी नहीं होगी, इनके पास जो ज़मीनें हैं वो सरकार की ज़मीनें हैं, हमारी ज़मीनें हैं, और ये हमारी ज़मीनें, इन्होंने रॉयल्टी जो ली है, ये 10 रुपये से ज़्यादा सालाना किराया नहीं देते हैं। तो इन स्कूलों को सरकार इतनी मेहरबान हुई है, तो फिर ये स्कूल इस वक्त क्यों फीस मांगेंगे इन हालात में, जब अच्छा खासा आदमी भी फीस या 1000 रुपये इस टाइम नहीं दे सकता है, तो 4000, 5000 या 15000 की फ़ीस इस वक्त कौन देगा? और ये जो स्कूल जो है, छोटे मोटे स्कूल जो है, वो यूजुअली लॉसेस पे रहते हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों की तादाद भी कम होती है, असातिज़ा की तनख्वाह वगैरह, तो यूजुअली लॉसेस पे होते हैं उनके पास। तो ये इस वक्त का जो बोझ है, ये फ़ीस का मामला जो है, ये उनके लिए एक बोझ है। लेकिन इन बड़े स्कूलों का ज़रा कोई बात तो करे, हिम्मत है किसी में इन स्कूलों की बात करने की? क्योंकि हम डीपीएस की बात करेंगे, हम बिस्को की बात करेंगे, हम बरनाल की बात करेंगे, क्योंकि उनके कनेक्शन जो है वो बहुत ऊंचे हैं। अगर कनेक्शन ऊंचे नहीं होते तो राइट टू एजुकेशन जो है ये पूरे मुल्क में लागू है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू है? ये सवाल सरकार से पूछा जा सकता है। और हमारे ज़रा यही बताते कि ये जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, इनकी मेहरबानी से राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ लागू नहीं हो रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर लागू होता तो यहाँ 25% इन स्कूलों को फ्री, गरीब बच्चों को नहीं बल्कि फ्री एजुकेशन देनी होती थी, 25% टोटल बच्चों में से। और अगर ये 25 लागू हो गया तो ये 25% से जो फीस लेते हैं ये सरकार को देनी होती है फीस। सरकार इनको वो फीस नहीं देगी जो पेरेंट्स से वसूल करते हैं, जो पेरेंट्स से बतौर तावान वसूल करते हैं। तो इन बड़े स्कूलों की भी कोई बात करे, छोटे स्कूल जो ऑलरेडी यहाँ बहुत से छोटे स्कूल हैं वो इस वक्त कसमपुरसी की हालत में मर रहे हैं, उनकी हालत उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बड़े स्कूलों की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वहाँ बड़े लोगों के बच्चे जाकर पढ़ते हैं, तभी बात होगी। बात जब होगी यूनिवर्सल बात होगी, सभी स्कूलों के लिए बात होगी। और इस स्कूल के साथ साथ मेरे में साथी मीर हिलाल हजूरी भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं, ज़रा इनसे ही देखते हैं ये क्या बता रहे हैं, कोई पॉइंट ये उठा रहे हैं। और इसी पॉइंट में आपके साथ इस लाइव नशरियात में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस फीस को लेकर जहाँ कसमपुरसी की हालत में बहुत से लोग इस वक्त दो चार हैं, लेकिन कुछ और भी मामला थे। और मीर हिलाल हजूरी कुछ मुझे पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक और मामला जो है जो मैं पहुंचाना चाहूँगा, नोडल अफसर्स की तो मैंने आपको बात कर दी, लेकिन फ़ीस मामले को लेकर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? क्यों सरकार राइट टू एजुकेशन एक्ट गारंटी जो है वो लागू क्यों नहीं करी है? जबकि हम तो अब यूनिवर्सल कंट्री में एक कंट्री, अब हमारा 370 भी नहीं, अब कुछ नहीं है। अब तो जब एक संविधान जो है तो कश्मीर में क्यों नहीं? ये सवाल जो है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि क्या यहाँ पे वही एक्ट लगेगा जो फ़ायदे का होगा? ये नहीं लगेगा जिससे कश्मीरी को फ़ायदा होगा, वो क्यों नहीं, वो एक्ट क्यों नहीं? और बहुत पहले मुझे याद है, मैंने कई बार पढ़ा भी है कि सरकार ग्रांट दिया करती थी यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स को अब ग्रांट क्यों बंद है? ये भी तो सरकार से पूछा जा सकता है। ये वो प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने पिछले 30 साल के दौरान कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर को किसी हाल तक ऐसे तैसे करके ज़िंदा रखा। किसी हाल में कोई न कोई बच्चा पढ़ पाता है यहाँ पे। अगर आज इन प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ कोई साजिश करेगा तो क्यों ऐसा होगा? चलिए ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं मेरे साथी मीर हिलाल हजूरी। जम्मू में ये कह रहे हैं कि एक मौत वाक़ा हुई है और ये कोविड के
हवाले से हुई है, वो कोविड का शिकार हुए। 75 साल की ये खातून है, ये बुज़ुर्ग हैं और इसकी मौत हुई है। कुल मिलाकर आपको याद होगा 10 हुए थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमवात जो हुई है कोविड से। अब 11वीं अमवात अभी जो हुई है। ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी, आप तक पहुँचा मैं रहा हूँ। और ये GMC जम्मू में कोविड डेथ हुई है, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ये कोविड की डेथ हुई है। हम कोविड के हवाले से जो आज के पॉजिटिव केसेस हैं उन पर भी नज़र रखी हुई है। अभी तक हमें सिक्किम से डाटा नहीं आया है, ना ही हमारे पास जो दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ से डाटा आया है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में सवाल हमने दो ही उठाए। एक तालीम का, कि तालीम के हवाले से राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है, और जो हमारे जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, DPS के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी हैं, सरकार से वो कितनी रॉयल्टी लेते हैं, सरकार से कितना वो इंसेंटिव्स लेते हैं, कॉन्वेंट कितना इंसेंटिव लेता है, और फिर हमारा लाल चौक में जो बड़े बड़े स्कूल हैं जो फीस आज वसूल करें, उनको वहाँ पे स्कूल देने के लिए ज़मीन क्यों दी जाएगी। उन्हें बाहर के अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बाहर बनाए, बिजनेस के लिए सरकार की ज़मीन नहीं होती है, वो बिजनेस करें। लाल चौक के हब में स्कूल में बड़ा 5 स्टार कम्प्लेक्स बन सकता है, करोड़ों की स्टेट को आमदनी भी हो सकती है। तो ये मामला स्कूलों का। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चलें कि कश्मीरी कसम पुरसी के आलम में इस वक्त भी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बंद हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश में बच्चों को लाया गया है, एक ग्रुप वहाँ पर फंसा हुआ है, और उसके साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो बच्चे हैं उनके लिए सरकार को अक्सर उन जगहों पे कहा जाए, वहाँ के अफसरान से हमने बात की तो वहाँ उन्होंने यही बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। तो सरकार से गुजारिश, वो कहते हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। और इस सारे के बीच में अगर आप इन दिनों सड़क पे कोविड के हवाले से जो लॉकडाउन देख रहे हैं वो अब वो लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि नया लॉकडाउन जो होगा वो एक अलग तरीके का होगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस लॉकडाउन के दौरान एक और बात भी कही थी, एक बड़े पैकेज की बात भी की थी। इंतज़ार है उस पर पैकेज का। लेकिन मास्क वालों की भी ज़रा बात करता चलूँ। श्रीनगर के जवाहरनगर के इलाके से आज मुझे फेस मास्क लेनी पड़ी। वो फेस मास्क जो पहले 5 रुपये में थी कल 20 रुपये में बिकती थी। आज मुझे उसने दुकानदार के पास जब मैं गया तो उसने मुझे पहचाना, मुझे मेरी बहुत तारीफ़ें की, हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ें की, लेकिन उसके साथ साथ मेरे साथ अपनी दोस्ती भी जताते हुए बोला कि मैं आप पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, और डिस्काउंट देते हुए 15 रुपये में वो मास्क मुझे दी जो 5 रुपये वाली मास्क थी। मुझे 15 में मिली, आम आदमी को मुझे डिस्काउंट में 15 में मिली, आम आदमी को किस हाल में मिली होगी, ये शायद सरकार भी गौर करे और इन मास्क वालों से भी पूछे कि आपके पास मास्क की कीमत कितनी है और क्या है। और 4G की बात ज़रूरी है। एक बच्ची ने श्रीनगर के पीरबाग के इलाके में आज मुझे बताया कि अंकल सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंचाइए कि हमारी आंखों की रोशनी अब इस 2G को देखते देखते जा रही है। तालीम के लिए 4G ज़रूरी है। आपने स्कूल के लिए बच्चों, स्कूल तो बंद हैं लेकिन उनको तालीम देने के लिए एक नया सिस्टम किया है, तो उस सिस्टम में ये 4G कब तक रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि पैसे तो आप 4G को लेते हैं, देते नहीं हैं, यहाँ पे भी दगा कर जाते। तो फिलहाल अभी बस इतना ही। मेरे दूसरे साथी मीर हिलाल हांजूरी आ रहे हैं अपने प्रोग्राम को लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।